देखो भाई, आपको आपके सामने यहाँ पे आ चुका है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 043। देखो बेटा, सिंपल सी बात है। आपका एग्जाम होगा। मिनट्स रहेंगी, ये सारी आप मैनेज कर लेना। लैब कोट फाइल आपके पास होनी चाहिए, कौन सी वाली, प्रैक्टिकल वाली। और प्रोजेक्ट फाइल भी आपके पास होनी चाहिए। यूनिफॉर्म तो आपके पास है ही। आई कार्ड वगैरह भी ले लेना बेटा, ठीक है। और याद रखना कि पूरी क्लास के अंदर हर बच्चा मुझे लैब कोट में नजर आना चाहिए। जब तक आप स्कूल के अंदर रहोगे, लैब के अंदर रहोगे, लैब कोट में होगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है हमारे पास 23 में से 22 बच्चे लैब कोट में, एक बच्चा एक्स्ट्रा ऐसा है जो लैब कोट में नहीं है। बेटा कुछ भी करना पड़े, लैब कोट होना ही चाहिए। और जो भी स्टेशनरी वो आप ले आओगे। ठीक, इसके बाद बेटा ये रहा आपका सिलेबस। आपको पता होगा 8 8 6, ये दो के 22 नंबर, ये आएंगे बेटा आपके शीट के ऊपर लिखने के। ठीक है। और फिर ये दोनों आपके वाइवा के एक तरह से, और प्रोजेक्ट के नंबर हो गए, 30 हो गए टोटल। ये चीज क्लियर है भाई आप लोगों को। इसके बाद देखो, कुछ ये हमारे प्रोजेक्ट के हैं तो कर लिया होगा आपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। बेसिक चीजें पता होंगी बेटा, कोनिकल फ्लास्क, पिपेट और ब्यूरेट स्टैंड, ये बेसिक पता होगा। और टाइट देखो, टाइट्रेशन मैं सिखा दूंगा आप कहोगे तो। फिलहाल हम बेसिक्स देख लेते हैं पहले, कल करना क्या है। इस तरह का आपको सीन पता होगा बेटा, एक कलर कैसा आएगा वो आपको पता होगा ना टाइट्रेशन का। अभी आप लोग कहोगे तो आपसे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप क्या ध्यान दो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा टाइट्रेशन का ही है, ठीक है। टाइट्रेशन देख लेते हैं। टेबल किस तरह की बनेगी, ये देखो ऐसी टेबल बनेगी भाई। ठीक है ना, चल अब फाइल पे चलते हैं जो हमने काम किया हुआ अपने। देखो, ये अपना ऑक्जेलिक एसिड है, मोर सॉल्ट वाला ले लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आपके रोल नंबर के हिसाब से अगर आपको मोर सॉल्ट मिलता है, रिपीट दोनों करके आना। मैं कोशिश करूंगा बेटा सारे बच्चे मोर सॉल्ट कर ले। ठीक है, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। अगर किसी को ऑक्जेलिक एसिड करने के लिए कह दिया जाए तो डरना मत, मैं हूं वहीं पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है आपको, देखो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या, क्वेश्चन नंबर देख लो दोबारा। यहीं से आपको एम भी उठाना है, ठीक है। हमारा एम है 2, इसके आगे 2 लग जाएगा, टू प्रिपेयर इतना सॉल्यूशन। ठीक है ना, यूजिंग दिस, ये तो ये हमारा 2 लगा के हमारा पूरा एम ये हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले इसमें है ना, मैं दो काम करने हैं बेटा, दिख रहा है आपको। है ना, बिल्कुल जो लिखने का है ना, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ पूरा, बाकी तो आप देख लोगे। आपने सारा प्रिपेयर किए होगा अच्छे से, हमने सारा बता रखा है। सबसे पहले आपको 250 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनानी होती है। बनाने के बाद इसको हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को। और उससे जो हमें पोटेशियम परमैंगनेट मैंने आपको दिया होगा, उसकी आप मोलैरिटी और स्ट्रेंथ दोनों पता करो। समझ में आया बेटा, पहला काम क्या है हमारा, स्टैंडर्ड मोर सोल्ट की सॉल्यूशन को पहले हम बनाएंगे। 250 ml बना लेंगे, सब बच्चों के लिए काम आ जाएगी। और उसके बाद हम लोग इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हेल्प से अपने पोटेशियम परमैंगनेट की मोलैरिटी स्ट्रेंथ पता करेंगे। तो क्या करेंगे सबसे पहले, आंसर शीट में मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। आंसर शीट में ना जो प्रोसीजर है वो नहीं लिखना होता, ठीक है। मैं बस देख के कंफर्म कर लेता हूँ। प्रोसीजर जो है ना, आपको सर ने लिखने के लिए मना किया था, और लिखना नहीं होता है। ठीक है ना, अवॉइड राइटिंग प्रोसीजर, ठीक है, ठीक ठीक। प्रोसीजर नहीं लिखना भाई। तो चलो, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, एम आप क्वेश्चन पेपर में से देख के लिख लोगे सभी बच्चे, मटेरियल रिक्वायर्ड आप लोग लिख लोगे। और केमिकल इक्वेशंस और आयनिक इक्वेशन आप लिख लोगे। 3 पार्ट हो गए हमारे, ये आपको करना है। देखो, केमिकल इक्वेशन भी और आयनिक इक्वेशन भी, दोनों लिख ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो पहले हमने ये काम किए 3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे इंडिकेटर। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एंड पॉइंट। तो पहले तो हमने 5 चीजें कर ली। एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, अपनी सारी इक्वेशंस, ठीक है, इंडिकेटर और एंड पॉइंट, ये 5 बातें आपने लिख ली अपनी शीट में। प्रोसीजर को बेटा ऐसे करके कर देंगे हम क्रॉस, ठीक है। ये 5 बातें लिख ली। 5 बातें लिखने के बाद आपको छठी बात क्या करनी है, आपको करना ही है ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये ऑब्जर्वेशन। बेटा लिख लो चाहे तो इसको, नहीं तो मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा क्लास को रिकॉर्ड करके। ये हमारी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर देखो दिख रहा है ये आपको सारा। वैसे तो ना मोर सॉल्ट वाले में सेम ही आएगा सब कुछ, बस ये जो टेबल है ना, ये टेबल में आपको वहां पे सर के सामने हम रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ रहूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस आपको रीडिंग लेनी आती है सब बच्चों का ना, कोई ऐसा एक आधा होगा जिसको प्रॉब्लम होगी, वरना मैंने सब बच्चों को प्रैक्टिस करा रखी है। रीडिंग आप ले लोगे, ये रीडिंग का सारा इशू है। और रीडिंग देखो यहाँ पे कितनी दिख रही है आपको, 3। हम बेटे 4 रीडिंग लेंगे मिनिमम। ठीक है ना, ये 3 दिख रही है, 4 मैंने आपको बता रखा है क्यों 4 लेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले वाली हमारी कौन सी रीडिंग हो जाएगी बेटा, ट्रायल वाली। बताओ आ रही बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 8 नंबर का, पहले क्या करा, एम, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर अपनी इक्वेशंस हो गई, फिर अपना क्या हो गया, एंड पॉइंट, और फिर अपने क्या हो गया यहाँ पे, इंडिकेटर। इसके बाद छठा काम आएगा पूरा ये पेज करना। ठीक है, ये पूरा पेज कर लोगे। और इसके अंदर टेबल जो आपकी बनेगी वो आपको, और यहाँ पे कॉनकॉर्डेंट रीडिंग आएगी। इस तरह से हमें एवरेज नहीं करना है कॉनकॉर्डेंट में।
ठीक है ना, एवरेज नहीं करना, क्या करना है मैं बता दूंगा। हाँ, किसी का डाउट आ रहा है भाई कोई? हाँ, लाइक यस क्या आ रहा है ये? चलो, उसके बाद भाई ये कर लिया आपने। अब आता है बेटा हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है ना, ये फिर डन हो जाएगा हमारा। प्रोसेसर हमें लिखना नहीं है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा। अब देखो, कैलकुलेशन वाले पार्ट के दो हिस्से होंगे, एक होगा ए हिस्सा और एक होगा अपना बी हिस्सा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा कैलकुलेशन के लिए? हम लोग पहले पहले पता करते हैं मोलैरिटी, है ना बेटा, कैलकुलेशन करनी है। पहले क्या पता करेंगे मोलैरिटी, किसकी पता करेंगे मोलैरिटी? सर जी, गिवन के MnO4 सॉल्यूशन की। पहले पार्ट में मोलैरिटी पता करते हैं, और दूसरे पार्ट में बेटा हम क्या पता करते हैं? स्ट्रेंथ। तो देखो, स्ट्रेंथ पता करने के लिए हमें मोलैरिटी ही पता करनी होती है पहले, ठीक है ना। चलो, तो पहले हम ये पार्ट को देख लेते हैं। मोलैरिटी पता करने के लिए बेटा हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको देखो ध्यान रखना प्लीज। देखो, मैं सारा आपको क्लियर बता रहा हूँ, अगर किसी बच्चे का कल मुझे कुछ भी गलत मिल गया भाई, मेरे से पूछ लेना, गलत मत करना भाई प्लीज। 8 बजे आप लोग आओगे, ठीक है? 8:15 तक राइटिंग वर्क शुरू करना है सबको। ओके सर। आगे बात समझ में, मैं थोड़ा सा इवन कोशिश करूंगा पहले आ जाऊं, और मैं इलेक्ट्रिक केटल वगैरह ले आऊंगा हीट वीट करने के लिए, उससे गर्म कर लेंगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक वीक पड़ी, एक बर्नर चालू कर लेंगे। 8:15 तक राइटिंग शुरू कर देनी है। आगे एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, एक सेकंड रुको। 9 बजे देखो सर आ जाएंगे, अभी सर ऑनलाइन ही देख रहे हैं मुझे, ठीक है। 9 बजे सर आ जाएंगे, ठीक है। आप राइटिंग पार्ट शुरू कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा। चलो, तो बेटा क्या सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे? फिर कितने एक्सपेरिमेंट करके दिखाने हैं? देखो बेटा, पहले तो लिख के दिखाना है आपको, करवा मैं अपने आप लूंगा आपसे, ठीक है। पहले अभी ये देखो कि लिखना क्या है, वो इंपॉर्टेंट है बेटा। करने करने से रिलेटेड हमने बहुत बातें की हुई हैं क्लास में ऑलरेडी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा आज तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करा देखो, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब फॉर्मूले के अंदर जितनी भी टर्म है ना, A1 M1 V1 A2 M2 V2, आपको अच्छे से बतानी है, लिख लिख के दिखानी है। देखो जैसे यहाँ लिखा है ना, सेम डिट्टो आपको ऐसे कैसे लिख के दिखानी है, ठीक है भाई। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे देखो हमने A1 की वैल्यू क्या पुट करी यहाँ पे 5, M1 हमें निकालना, तो हमने M1 लिख दिया। ये जो V1 है ना, V1 ये बेटा पिछले टेबल से आएगी हमारी, जो हमारी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग होगी ना वो आएगी ये। और ठीक है, ये नहीं आएगी बेटा, ये जो लिखी है ना यहाँ पे, ये ऐसे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इससे हमारी अलग कैलकुलेशन रहेगी। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लोग कल बिल्कुल फ्रेश करेंगे अपना, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, हम पूरे कॉन्फिडेंस से प्रैक्टिकल देंगे भाई, है ना। हमें सारा अच्छे से आता है, सारा प्रोसेस अच्छे से आता है, मैंने पूरी कोशिश करी आपको बताने की, तो हम अच्छे से करेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कल हो जाएगा, फ्रेश करेंगे इसको, इसको फाइल में से नहीं देखना, यहाँ तक आपको इसके ऊपर का फाइल में से देख के करना है। अब बेटा देखो, ये तुम्हारी निकल गई मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने के बाद हम जब स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, KMnO4 का मोलर मास आपको आना चाहिए। स्ट्रेंथ किस यूनिट में निकलता है, देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर एक्सटर्नल एग्जामिनर पूछ ले तो देखो ज्यादा डीप में जाएंगे, आप नहीं बता पा रहे, इट्स फाइन। अरे बेसिक तो आइडिया आपको होना चाहिए, हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, इतनी बार मैंने आपको रिपीट किया है, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिट वगैरह होगी, फिर फॉर्मूला आपका क्या होगा? मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। तो जो मोलैरिटी आपके निकल के आएगी, उसमें 158 मोलर मास को मल्टीप्लाई करके आपकी स्ट्रेंथ भी निकल के आ जाएगी। और ये निकलने के बाद आपको दो चीजें और करनी है, बस याद रखना बेटा, मिस मत कर देना। और एक काम और करना, अपने आसपास भी थोड़ा देखते रहना, किसी बच्चे के ऊपर कोई दिक्कत लगते मुझे बताओ, आई विल हेल्प, ठीक है ना। कोई आपको लगता है किसी साइड वाला सही से नहीं कर पा रहा, कोई प्रॉब्लम है, मैं हूं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद इतना कर लिया, इसके बाद बस आपको क्या करना है? रिजल्ट लिखना है। और रिजल्ट के बाद अपनी क्या आ जाएगी? प्रिकॉशंस आ जाएगी। रिजल्ट प्रिकॉशंस प्रिकॉशंस याद करके आना अच्छे से। और रिजल्ट आपका देखो ये रहा, मोलैरिटी इतनी निकल के आ गई, स्ट्रेंथ हमारी इतनी। और बेटा आपके 8 नंबर पूरे। देखो यहाँ पे प्रिकॉशन नहीं लिखी हुई ना, कोई बात नहीं, आप लोग लिख के आना कम से कम 2 या 3 प्रिकॉशंस, ठीक है। और अच्छे से करना है, बिल्कुल बढ़िया वाला काम करना, प्यार से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा, देखो ये रहा, पहला क्वेश्चन डन हो गया। पहले का हम सेकंड जो क्वेश्चन करेंगे अपना, उसमें आपको शॉर्ट एनालिसिस करनी है बेटा अपने हिसाब से, ठीक है, ग्रुप बना के। और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कोई भी सॉल्ट एनालिसिस आप लोग आराम से कर सकते हो। जैसे एक बार तो हम लैब मैनुअल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस देखो मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। एक सेकंड रुकना।
ठीक है, देखो सॉल्ट एनालिसिस कैसे करनी है, सॉल्ट में कुछ नहीं करना, बस एम लिखना है आपको। फिर आपकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी। ठीक है, ये अपना देख लेना जैसा भी आपको सॉल्ट दिख रहा होगा उसके हिसाब से फिर जो भी है। देखो जैसे कि आप आपको जो मैंने सॉल्ट एनालिसिस करा रखे हैं उसमें अमोनियम वाला छोड़ के अपने हिसाब से याद करके आ जाओ। ठीक है, कैल्शियम वाला है आपके पास, मैग्नीशियम वाला है, एल्यूमिनियम वाला बेस्ट है अपना। ये अच्छे से याद करके आ जाना, ठीक है ना। अपने अकॉर्डिंग सारे बच्चे एक ही मत करके आ जाना भाई। ठीक है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखो क्या होता है, अगर सर कहेंगे सॉल्ट एनालिसिस करके दिखाओ, आप लोग कर लोगे, आपका प्रोसीजर आता होगा। लेकिन क्या राइटिंग पार्ट में कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं कि एक को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमें पता हो, जैसे हम सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हैं, हमें पता हो भैया इसके बाद क्या होगा। हम गड़बड़ कर रहे हैं पर कोई बात नहीं, हम शायद में भी थोड़ा मिस्टेक कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअल में रियलिटी में पता होगा क्या है, तो आप याद अगर करके आओगे, प्रिपेयर करके आओगे, तो फिर यहाँ पे सेफ जोन में रहोगे आप। ठीक है ना, देखो ये रहा। क्या करते हैं एसिडिक रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, पहले ए पार्ट में क्या होता है एसिडिक रेडिकल पता करते हैं। फिर उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट करेंगे, फिर उसका कंफर्मेटरी करेंगे। ए पार्ट डन हो गया, फिर हम बी पार्ट पे आ जाते हैं। जब ए पार्ट में हमने क्या करा था एसिडिक रेडिकल का पता, तो बी पार्ट में क्या करेंगे बेसिक रेडिकल का पता करेंगे। इतना आसान है भाई, कोई मतलब सर दिक्कत की बात। स्टेप्स का बेसिक आइडिया देखो, होना चाहिए। हाँ देखो स्टेप्स का आपको देखो, जब आप एक सॉल्ट अपना कोई भी याद करके आओगे ना, तो उसमें तब श्योर रहोगे कि सर देखो इसके बाद ये होना है, ये ही होना है इसके बाद। एक तो श्योर रहोगे फिर। देखो मैं अभी लैब मैनुअल खोलने की बात कर रहा था ना, मैं देखो क्रोम पे जाके वो लैब मैनुअल ओपन करता हूँ। एनसीईआरटी लैब मैनुअल, ठीक है, देखो हम गए क्रोम पे। ठीक है, एनसीईआरटी की बेस्ट है। ये देखो भाई, ये साइटोमेट्रिक सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव, ठीक है, ये देखो ये हो गया। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर देखो ये हमारा एम आ गया ना पहला, इनका हमें पता करना है इन सब का। ये हमारे कटायंस है, ये सारे हमारे अनायंस है। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है, इसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है। इसको हम मतलब टेस्ट वेस्ट करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब क्या होता है। मैं एक बार ना उसमें पीपीटी में जाऊँ, एक बार पीपीटी में आपको मिलता है अच्छे से। तो हम स्लाइड शो बना लेते हैं इसका। ठीक है, ये देखो, तो ये हो गया हमारा। देखो शॉर्ट एनालिसिस आपका 8 नंबर का होगा। ठीक है, एक बार हल्का सा ना इसको डिस्कस कर लेते हैं। कोई विकास ने लिखा है, कोई एक ही शॉर्ट एनालिसिस याद, देखो याद तो आप एक ही करके आओ अपने हिसाब से। ठीक है ना, फिजिक्स के प्रैक्टिकल की तरफ तरफ देख के भी लिख सकते हैं। ये फिजिक्स के प्रैक्टिकल की तरह, अच्छा तरह लिखना होगा आपको। देखो याद करके आ जाओ, और अब मैं क्या कहूँ। ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है बेटा क्लास, याद करके आओ अच्छे से। ठीक है, देखो आगे सॉल्ट एनालिसिस पे चलते हैं। देखो सॉल्ट आपको पता है बेटा क्या होता है, एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है उससे सॉल्ट और वाटर बनता है। अब देखो ये एसिड में से Cl नेगेटिव है, तो ये देखो यहाँ पे Cl नेगेटिव आ गया। और ये बेस में से आपका कैल्शियम आ गया, ये आ गया। तो देखो जो सॉल्ट है, उस सॉल्ट के आपके दो हिस्से होते हैं। एक होता है आपका बेसिक वाला, बेसिक रेडिकल जो पॉजिटिव होगा, और एक आता है आपका नेगेटिव जो होता है एसिडिक रेडिकल। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, उसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कैसा दिख रहा है, स्मेल कैसी आ रही है, दानेदार है, क्रिस्टल्स है, फिर पाउडर है, कैसा सॉल्ट है, वो देखते हैं। फिर हम लोग ए पार्ट करते हैं, इस एसिडिक रेडिकल का पता करते हैं बेटा। ठीक है, पूरा कर लेंगे। फिर बी पार्ट करेंगे, इस बेसिक रेडिकल का हम लोग पता करते हैं। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे कि क्या होता है, एसिडिक रेडिकल में सबसे पहले हम लोग डाइल्यूट H2SO4 मैंने बना के लैब में रेडी करा है फ्रेश सब कुछ। सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 का टेस्ट करते हैं, उससे ये सारा आयन का पता लग सकता है। ठीक है, चांसेस होते हैं, मान लो हमें कार्बोनेट का पता लग गया, मतलब चांस है कि कार्बोनेट हो सकता है, फिर इसका कंफर्मेटरी करते हैं। ठीक है ना, अगर डायल्यूट H2SO4 में नहीं आया, फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कंसंट्रेटेड H2SO4 का टेस्ट करते हैं। और उसमें से ये सारे आने के चांसेस आपके होते हैं। अगर वो भी नहीं आया, तो फिर बेटा फिर अगले में क्या होता है हमारा, यहाँ पे सल्फेट और फॉस्फेट के लिए टेस्ट करते हैं। सल्फेट के लिए आपको पता होगा किस चीज का टेस्ट करते हैं बेटा, बैरियम क्लोराइड डाल देते हैं उसके अंदर, याद है ना, BaCl2। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो मतलब सल्फेट प्रेजेंट है। हमारी बात समझिए, तो सबसे पहला पार्ट हमारा ए पार्ट में क्या करते हैं हम लोग एसिडिक रेडिकल का पता। और एक बार हम सॉल्ट को देख लेते हैं, जो हम हमारे पास एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट है, कहाँ का, ये रहा मैग्नीशियम सल्फेट, ये रहा। जो एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट है उसमें हमने क्या किया होगा देखो। सबसे पहले हमने क्या करा बेटा, ए पार्ट में डायल्यूट H2SO4 डाला, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, मतलब ये सारी चीजें एब्सेंट है। फिर हमने कंसंट्रेट वाला H2SO4 डाल के देखा, उसमें भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुई, मतलब ये सारे भी एब्सेंट है। तो फिर अगला हमारा क्या हो जाएगा, सल्फेट का टेस्ट होगा। ठीक है, ये देखो फॉस्फेट वाला मैंने आपको कोई कराया ही नहीं, तो सल्फेट वाला ही आएगा फिर पॉजिटिव।
तो सल्फेट के लिए बैरियम क्लोराइड डाला सॉल्ट सॉल्यूशन में, व्हाइट पीपीटी आ गया, सल्फेट कंफर्म। तो एसिडिक रेडिकल तो भैया फिनिश हो गया यहाँ पे। अब बारी किसके आती है, बेसिक रेडिकल की। थोड़ा बच्चों को दिक्कत बेसिक रेडिकल में होती है, तो देखो एक बार ध्यान से। बेसिक रेडिकल में क्या होता है, देखो आपको बेसिक क्वेश्चन पता होना चाहिए। बेसिक रेडिकल का पता करते हुए कितने ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप जीरो होता है और बाकी 6 ग्रुप होते हैं, तो टोटल 7 हो गए एक तरह से। ठीक है ना। तो 6 ग्रुप होते हैं, ग्रुप जीरो में कौन सा आएगा आपका, ये आएगा। ग्रुप वन में अब देखो एग्जैक्टली याद नहीं, जैसे एल्यूमिनियम में कौन से ग्रुप में पड़ता है, 3 में। थोड़ा सा इसको याद रखना। मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में पड़ेगा, छठे में। है ना। जिंक कौन से ग्रुप में आएगा, फोर्थ में आएगा। थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना। और ये इसके ग्रुप ग्रुप रिएजेंट दिए हुए हैं। ठीक। बेसिक रेडिकल का पता कैसे करते हैं, एक सेकंड ना। देखो थोड़ा डिटेल में दे रखा है। ये एसिडिक रेडिकल वाला, इसको छोड़ो। ये देखो फ्लो चार्ट देखो। सबसे पहले तो बेटा स्टेप नंबर वन में हम लोग क्या करेंगे, बेसिक रेडिकल का पता करते हुए स्टेप नंबर वन में क्या करेंगे हम लोग। देखो आपको अब एक बात तो समझ में आ गई कि सॉल्ट के अंदर दो हिस्से होते हैं, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। एसिडिक वाला हम लोग कर चुके हैं। पहले क्या डालते हैं, डाइल्यूट H2SO4, फिर देख लेंगे क्या हुआ। फिर क्या डालते हैं, कंसर्ट H2SO4। अगर दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो फिर हम डालते हैं बैरियम क्लोराइड। ठीक है, BaCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। और अगर व्हाइट पीपीटी आएगा तो सल्फेट प्रेजेंट। तो ये तो डन हो गया, एसिडिक रेडिकल डन है। अब बारी किसके, बेसिक की। तो बेसिक के लिए स्टेप नंबर वन क्या है बताओ। सॉल्ट, उसमें थोड़ा सा हम क्या डालेंगे, NaOH, और हीट करके देखेंगे। अगर अमोनिया की स्मेल आ गई तो मतलब अमोनिया हो सकता है। लेकिन अगर अमोनिया की स्मेल नहीं है तो हम चलेंगे अगले स्टेप में, और अगले स्टेप से फिर आपको इस टेबल में दिया हुआ देखो बेटा। ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्ट लेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसमें डाइल्यूट HCl डाल देंगे। अगर कोई प्रेसिपिटेट आया तो लेड हो सकता है। अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया तो उसी के अंदर से H2S गैस को पास करो। अगर पास करने पे कोई प्रेसिपिटेट बना तो मतलब ग्रुप टू प्रेजेंट हो सकता है। और अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना तो उसको फेंक दो, और एक फ्रेश नई सॉल्यूशन लो दोबारा से। ठीक है। और उस सॉल्यूशन को आपको गर्म करना है। ठीक है। कंसनट्रेट HNO3 के साथ लैब में मिलेगा आपको। फिर उसको गर्म करके कूल कर लो। फिर उसमें अमोनियम क्लोराइड डाल दो और NH4OH एक्सेस में डाल दो। बिल्कुल एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करो अच्छे से। और अगर कोई प्रेसिपिटेट आ गया तो मतलब देखो एल्यूमिनियम का यहीं पे आ जाता है, कुछ बच्चों का एल्यूमिनियम का आया हुआ है, आपको पता होगा ना जिसने करा है। और जिस एल्यूमिनियम का नहीं आ रहा, तो फिर बेटा क्या होगा, उसमें से आपको H2S गैस पास करनी है। ऐसे करके ना पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। तो वो आपको फ्लो चार्ट वगैरह आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। देखो बेटा एक्सटर्नल एग्जामिनर अब आपका टेस्ट लेने के लिए आ रहे हैं तो वो आपसे कुछ भी पूछेंगे। ठीक है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन होगा, नहीं आ रहा, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। लेकिन आपको बेसिक आइडिया तो हो, ऐसा मतलब ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होना चाहिए कि यार बेसिक ही नहीं पता बच्चे को। वहां पे बहुत गड़बड़ आ जाएगी। मैंने भी पूरी कोशिश करी जब जब आप लोग मुझे स्कूल में मिले हो। आ रही है ना बात समझ में? इस तरह करके बेटा आपका सॉल्ट एनालिसिस हो जाएगा डन। आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट करने के बाद, कंफर्मेटरी वगैरह करने के बाद लास्ट में लिख देना रिजल्ट। दैट्स इट। आपके 8 पिछले वाले के और 8 सॉल्ट एनालिसिस के 16 नंबर तो बेटा डन हो जाएंगे। अब बचे कितने, 6 नंबर बचे। 6 नंबर के लिए क्या करना है आपको। 6 नंबर के लिए हम लोग टेस्ट करेंगे अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एक काम करते हैं, हम क्रोम ओपन कर लेते हैं, गूगल क्रोम, तो वहां पे आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन पेपर देखना एक बार, देखो क्वेश्चन पेपर देखो एक बार आप लोग। ये रहा। देखो। तो बेटा देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो आपके मैंने लिखवा रखे हैं। तो उसमें से आप लोग बेटा एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का याद कर लेना। इसमें ना क्या होता है, ऐसा अलग से नहीं है, सारा सीक्वेंस वाइज चलता है। एक आपको जो है फिनोल का भी याद करना है, ये दो तो मैं जरूर दूंगा ही दूंगा। इन दो को पक्का करके आना। ठीक है, इसके अलावा और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हमें ना स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। समझा देता हूँ आपको। देखो कोई भी अगर आपको मैंने टेस्ट ट्यूब में डाल करके कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे, स्टेप नंबर वन में हम लोग क्या करते हैं, उसकी अनसेचुरेशन का पता करते हैं कि भाई वो अनसेचुरेटेड है या नहीं है। ठीक है। अनसेचुरेटेड के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं। ठीक है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, देखो क्या रिजल्ट आता है इसका। ये देखो भाई, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, देखो ये देखो यहाँ पे, ये बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है। देखो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्रोमीन वाटर को ऐड करेंगे। ठीक है, लैब में मैंने सेटअप कर दिया एक जगह पे, वहां पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ड्रॉपर वगैरह सारी चीजें। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर को ऐड करेंगे।
ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, आपको ना पीडीएफ में खोल के दिखा दूंगा, अभी मीटिंग का टाइम बचेगा तो पहले आप इसको सीख लो। नहीं तो एक सेकंड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुका अभी सभी लोग। देखो अब यहाँ पे जैसे दिखा रखा है, ये हम लोग पहले एक टेस्ट करने लग रहे हैं। देखो टेस्ट में हमने क्या करा, स्टेप नंबर वन के अंदर एम लिख लिया आप लोगों ने। फिर आपने क्या करा, एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। स्टेप नंबर वन में क्या करा, अनसेचुरेशन के लिए टेस्ट, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमिन वाटर टेस्ट करते हैं। इसके अंदर हम बेयर्स रिएजेंट टेस्ट भी कर सकते हैं। ब्रोमिन वाटर का टेस्ट करेंगे। 1 ml कंपाउंड लेना आपको, उसके अंदर क्या डाल दोगे, Br2 आप डाल दोगे तो आपके, अगर कोई चेंज आपको दिखेगा, जैसे मान लो ये हुआ, देखो यहाँ पे दिख रहा है। जब आप ब्रोमीन वाटर को डालोगे ना तो थोड़ा सा इस जैसे लाइट कलर का दिखाई देगा। अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो फिर वो लाइट कलर थोड़ी देर में आपका हल्का शेक करने पे गायब हो जाएगा। देखो मैं आपको लैब में कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड दूंगा ही नहीं, डोंट वरी। तो स्टेप नंबर वन आपका क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर टू करेंगे। स्टेप नंबर टू में क्या करें, डबल बॉन्ड नहीं है, देखो लिखा हुआ ना यहाँ पे, क्या लिखा है कि हमने पहले एक्सपेरिमेंट क्या किया, ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया। उसकी ऑब्जर्वेशन बेटा क्या है, नो ऑब्जर्वेशन। तो कोई अनसेचुरेशन नहीं है कंपाउंड में, इन्फ्रेंस ये लिख दोगे। फिर स्टेप नंबर टू को फॉलो करोगे। इसमें क्या करना है अपने को, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का टेस्ट करना है। 1 ml कंपाउंड लोगे, उसके अंदर पानी या फिर पानी में घोल के लेना, थोड़ा सा उसके अंदर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का रिएजेंट डाल के देखना। कोई पिंक कलर आ गया तो मतलब अल्कोहल है, और कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आई तो मतलब अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ठीक है, हर बच्चे को मतलब इसको फॉलो करना है। अब क्या होगा, कुछ बच्चों का बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, कुछ बच्चों का फिनॉल आएगा। अब ये दो स्टेप करने के बाद ना तो आपकी अनसेचुरेशन आई, आपने टेस्ट कर लिया। फिर आपने सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का टेस्ट किया, उसमें आपका अल्कोहलिक ग्रुप भी नहीं आया। मतलब साहिल सर ने आपको इन दोनों में से कोई ग्रुप नहीं दिए। उसके बाद क्या होगा बेटा, थर्ड स्टेप में फिनोलिक ग्रुप के लिए टेस्ट करेंगे, या फिर कार्बोक्सिलिक के लिए भी करते हैं। तो हम क्या लेंगे, थोड़ा सा कंपाउंड लेंगे या फिर क्रिस्टल लेंगे, उसको लिटमस पेपर के ऊपर रख देंगे। कौन से वाले पे रखेंगे, ब्लू वाले पे। ब्लू वाला अगर रेड हो गया मतलब कार्बोक्सिलिक या फिनोल दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार ना हम यूट्यूब पे चलते हैं, एक सेकंड ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये देख लो। देखो ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का पता लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। ये देखो बेंजोइक एसिड लिया है इसने, और यहाँ पे NaCO3 का थोड़ा सा पानी में सोल्यूशन बनाना, लैब में रखा हुआ सारा सामान, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अभी इसमें टेस्ट करेंगे। देखो ये डाल दिया NaCO3, इसमें देखो बेंजोइक, ये तो कम सा बन रहा है। बेटा क्या होगा, देखो जब आपके आपके पास टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और उसके ऊपर आप क्या डाल दोगे, जिसने बच्चे ने कराया है लैब में उसको पता है, देखो इतना मजा आता है करने में, है ना। बहुत ही मजेदार टेस्ट है। इसके अंदर क्या डाल देंगे, NaCO3 की सोल्यूशन डाल देंगे, तो एकदम से बुलबुले बन के उठेंगे। तो बेटा वो ब्रिस्क एफरवेसेंस है, उससे क्या प्रेजेंट हो जाएगा, तो क्या कंफर्म हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ देख लो भाई, यहाँ पे हमने क्या करा, पहले तो क्या करेंगे हम, ब्लू लिटमस अगर रेड हो गया मतलब कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है, फिनॉल भी हो सकता है। फिर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला, तो उससे अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस आई, बुलबुले झाग बन के टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलने लगे, तो कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है, ठीक है भाई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेटा फिर हम क्या करेंगे, FeCl3 का टेस्ट। तो ये अगले उसमें देख लेते हैं, अगले में दे रखा होगा। हाँ ये दे रखा, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पे क्या करा, ये कार्बोक्सिलिक फिनोलिक के लिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट करेंगे। देखो पहले स्टेप में क्या था, पहले स्टेप में था अनसेचुरेशन, अगर ये नहीं आई तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अल्कोहल का टेस्ट करेंगे। अल्कोहल भी नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस का टेस्ट करेंगे। अब ब्लू लिटमस अगर रेड हो गया, इसका मतलब इसका मतलब क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है और फिनॉल भी हो सकता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करने के लिए क्या डालेंगे इसके अंदर, NaH
CO3। अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस आ गई, बुलबुले उठ गए, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बेटा आप क्या करोगे, इसमें FeCl3 डाल दोगे। FeCl3 वाला टेस्ट करा देते हैं आपको, देखो एक बार। ये देखो फटाफट से। ठीक है भाई, ये देखो। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या करेंगे इसके अंदर। देखो फिनॉल डाल लिया, ठीक है ना। 2 नेफ्थॉल भी डाल लिया, डिस्टिल वाटर डाल करके इसको मिक्स कर लिया। देखो ये फिनॉल है, 2 नेफ्थॉल है। अब क्या करेंगे, देखो इसके अंदर हमने पहले वाले में क्या डाला, FeCl3। देखो फेरिक क्लोराइड, तो पहले वाले केस में देखो FeCl3 डाला। जैसे ही अब बेटा FeCl3 डालोगे, वॉलेट कलर दिखाई दे रहा है, मतलब कि वो फिनॉल पॉजिटिव आ गया। बस इतना सा टेस्ट है, हो गया। हमारी बात समझ में हो गया बस। जबकि इसके अंदर डालेंगे 2 नेफ्थ, देखो कितना सारा डार्क कलर आ गया। वैसा बेटा टेस्ट आपका आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें डालेंगे तो देखो इसमें नहीं आ रहा है ऐसा। आगे बात समझ में, फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार बेटा। पहले हमने किसके लिए करा, अनसैचुरेशन। ठीक है, अपने PDF में देख लेते हैं एक बार, ये देखो। स्टेप नंबर 1 किसके लिए किया हमने, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा, कोई भी ऑरेंज कलर का डिसअपेरेंस नहीं हुआ, मतलब अनसैचुरेशन नहीं है। फिर अल्कोहलिक के लिए कौन सा करा बेटा, साइरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। पिंक कलर नहीं आया तो मतलब अल्कोहल ग्रुप नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे। ब्लू लिटमस अगर रेड हो गया तो मतलब दो ग्रुप हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड अथवा फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बेटा ब्रिस्क एफरवेसेंस देखेंगे, क्या डाल के, NaCO3। अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस आ गई, झाग उठ गए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। वरना फिनॉल के लिए क्या डालेंगे बेटा, FeCl3। और आपका वॉयलेट कलर अगर आ गया तो मतलब फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मतलब क्या होता है इसके अंदर। देखो फिनॉल जो है ना, फिनॉल वो FeCl3 के साथ मिलकर ना कॉम्प्लेक्स बनाता है ये, फेरिक फिनॉक्साइड, और इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से कलर आता है। बस आगे बात समझ में बेटा। रिजल्ट लिख देना उसके बाद। तो पहले आपने क्या करा, एम लिख दिया, चाहो तो मटेरियल रिक्वायर्ड लिख लो, मैं तो कोई नहीं। फिर पूरा एक्सपेरिमेंट कर दो, फिर लास्ट में क्या लिख दो, रिजल्ट लिख दो, दैट्स इट, हो गया। ठीक है ना। आधे बच्चे जो है बेटा एल्को ये क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का याद करके आ जाना, और आधे बच्चे फिनॉल का याद करके आ जाना। लेकिन देखो पता सारा होना चाहिए, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहो। पता सारा होना चाहिए। मान लो सर फिनॉल की बात पूछे, तो हमने देखो क्या करा, अनसैचुरेशन का टेस्ट, फिर सैरिक अमोनो नाइट्रेट का टेस्ट, तो डबल बॉन्ड भी नहीं है, अल्कोहल भी नहीं है। फिर हमने ब्लू लिटमस का टेस्ट करा था। अब मान लो ब्लू रेड हो ही नहीं रहा, मतलब ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ना ही इसके अंदर फिनॉल है, दोनों कुछ नहीं है। तो फिर अगले स्टेप में बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं 2,4-DNP टेस्ट। ये 2,4-DNP टेस्ट क्या होता है बेटा, ये होता है आपका, ये कार्बोनिल ग्रुप के लिए होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप के लिए। ठीक है, 2,4-DNP टेस्ट करा, पॉजिटिव आ गया, मतलब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब मान लो कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट आ गया, फिर आपको पता करना है कि सर जो कार्बोनिल है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, फेलिंग्स या फिर टॉलेंस टेस्ट। फेलिंग कर लो, फेलिंग होगा तो एल्डिहाइड के अंदर रेड रेड प्रेसिपिटेट बनेगा, और कीटोन होगा तो नहीं बनेगा। बस इतना याद कर लेना। बिल्कुल डिटेल में जाना है। डबल बॉन्ड कर लिया, अल्कोहल करते हैं अगले स्टेप में, कर लिए सारी कार्बोनेट। फिर हम किसके लिए करते हैं, फिनॉल के लिए। फिर किसके लिए करते हैं, कार्बोक्सी के लिए। फिर क्या करते हैं, 2,4-DNP टेस्ट, ये भी कर लिया। फिर अपने एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट करते हैं। इतना भी कुछ नहीं हो रहा तो भाई लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ये अमीन्स के लिए टेस्ट। और अमीन्स के लिए बेटा हम क्या करते हैं, कार्बाइल अमीन टेस्ट, याद करो NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, अमीन डालेंगे, उसके अंदर अल्कोहलिक क्यूएस डालेंगे, और डालेंगे ये क्या है इसके अंदर, ये अपना ये क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना। उससे अपना जो है फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, पता होगा आप लोगों को। ठीक है ना। तो वो लास्ट स्टेप में वो होता है। फिर इतना डिटेल में जाने, वो थोड़ा सा पॉइजनस होता है। आइसोसाइनाइड बनता है ना जिसके अंदर, वो पॉइजनस होता है, इसलिए उसको हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं करना। तो ये 3 क्वेश्चन थे बेटा आपके। आपकी फाइल अच्छे से प्रॉपरली वाइट कवर होनी चाहिए। जो फॉर्मेट है वो ग्रुप में भेजा हुआ है, ठीक है, शिवानी ने सेंड कर दिया था। थैंक यू शिवानी फॉर दैट। ठीक है भाई। उसके हिसाब से आपकी दोनों फाइल के ऊपर वो व्हाइट पेज आपका चिपका होगा। सारी फाइल प्रॉपरली चेक्ड होनी चाहिए। स्टैंपिंग अगर किसी बच्चे की नहीं हो रखी, तो बेटा कल मॉर्निंग में 8 बजे से पहले पहले स्टैंपिंग करा लें। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, 8 बजे से पहले स्टैंपिंग हो जाएगी, ताकि हम 8:15 तक राइटिंग पार्ट को स्टार्ट कर सके। हमारी बात समझ में, क्वेश्चन पेपर बेटा मिले ना मिले, अपना क्वेश्चन पेपर जो है देख के आना घर से, क्या करना है, ठीक है ना। वैसे हम कर देंगे अरेंज क्वेश्चन पेपर।
लेकिन थोड़ा सा कुछ वो इशू है ना, समझ रहे हो बात? वो भी कंफर्म नहीं हुआ था ना, इसलिए मैंने प्रिंट नहीं करे थे क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? अपना फाइल अच्छे से दिखा देना रोल नंबर वाइज। जो भी होगा वाइवा होगा उसमें सारे क्वेश्चन अपना ध्यान रखना। देखो, एक चैप्टर, हाँ सर ने कहा कि चैप्टर जरूर अपना जिस, और आपकी बुक में से जो चैप्टर बहुत अच्छे से आपको बताया ना, वो चैप्टर अच्छे से तैयार कर देना। मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूँ सारी चीजें। ठीक है। कैलकुलेशंस और रीडिंग जो है वो अच्छे से करनी है। किसी को दिक्कत आएगी, मैं रीडिंग लूंगा वहां पे। कोई भी काटना नहीं है, कोई फ्लूड का इस्तेमाल नहीं करना किसी चीज का। ठीक है ना? और एक ही शीट के अंदर कोशिश करना सारा आपका हो जाए। हर एक क्वेश्चन का एक लाइन खींच देना, थोड़ा सा कंजेस्टेड सा करके क्लियर लिखना, ताकि दिखे। रिजल्ट जरूर होना चाहिए। ठीक है ना? रीडिंग टॉपिक्स, जो वाई वाई बेटा, वो आपके एनसीईआरटी में से पूछा जाएगा, तो एनसीईआरटी को प्रिपेयर करके आना। ठीक है? एक या दो चैप्टर अपने इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, क्या चीज? इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट से नहीं होगा वाइवा? नहीं देखो, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट क्या है, उसमें क्या क्या है, बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। और जो डिटेल में इन डेप्थ क्वेश्चंस आएंगे वो आपके एनसीईआरटी का एक चैप्टर अपना प्रिपेयर करके लेके आना अच्छे से। ठीक है ना? अब मुझे तो लेना नहीं बेटा वाइवा, ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो जो आपका वाइवा होगा अपना अच्छे से करो। कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने आपको समझाया पूरा प्रोसेस फॉलो करना अच्छे से। वीडियो को रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ थोड़ी देर में। टाइम लगेगा आधा घंटा, लेकिन वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है? दोबारा से देख लेना सारी चीजों को। क्लियर है भाई? और सॉल्ट एनालिसिस में मतलब बेसिक अच्छे से आपको आना चाहिए, सॉल्ट एनालिसिस में कैसे होता है, टाइट्रेशन कैसे क्या है, वो देख के आना सारे बच्चे। ठीक है? चलो, और कोई डाउट है बेटा बताओ। मोर सॉल्ट, देखो मोर सॉल्ट के लिए करके आओ भी, मैं पूछ लूंगा। ऑक्जेलिक एसिड होगा तो सेम सा ही है, कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है? मोर सॉल्ट के कोई सेम सा ही है, कोई ऐसी दोनों थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है ना?